नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही इंडिया ने ये कहा है कि हम लोग 20,000 मैट्रिक टन गेहूं और भिजवाएंगे अफगानिस्तान में एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड। इसमें आप लोग को पता होगा कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने टुक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान पे, और उसके कुछ महीने बाद ही इंडिया ने कहा था कि हम लोग अफगानिस्तान के लोगों की जो हालत है, जो वहां पर क्राइसिस है, उसको देखते हुए 50,000 मैट्रिक टन गेहूं देंगे अफगानिस्तान को। थोड़े दिन बाद पाकिस्तान ने भी इसके लिए एग्री किया था कि ठीक है, ये जो गेहूं है इसको हम लोग पास होने देंगे पाकिस्तान के लैंड से। लेकिन पाकिस्तान ने जितना टाइम दिया था कि इस बीच में आप अपना गेहूं जो है वो ट्रांसफर कर लो, उतने में इंडिया केवल 40,000 मैट्रिक टन ही गेहूं जो है वो भिजवा पाया। उसके बाद इंडिया बोलता रह गया पाकिस्तान से कि हमको और भिजवाने दो, लेकिन ये बकाया 10,000 मैट्रिक टन पाकिस्तान ने नहीं भेजने दिया। फिर अभी क्या हुआ है कि दोबारा इंडिया ने रिप्लेस किया है कि हम लोग 20,000 मैट्रिक टन और गेहूं देंगे, और इस बार ये जो ईरान का चाबहार पोर्ट है वहां से होते हुए ये गेहूं जाएगा अफगानिस्तान में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर माने तो 19 मिलियन अफगान जो हैं इस समय वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है, यानी कि उनको पर्याप्त खाना जो है वो मिल नहीं पा रहा है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरत है 1.46 बिलियन यूएस डॉलर की अगले 6 महीनों में। तो ये जो इंडिया एड भिजवाएगा ये बहुत बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है अफगानिस्तान के लोगों के लिए। साथ ही साथ हुआ क्या है कि यूएसए की एक कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा डिसीजन सुनाया है जिसके बाद तालिबान बहुत ज्यादा खुश है। तालिबान के फेवर में ही एक तरीके से कहा जा सकता है ये डिसीजन सुना दिया गया है इनडायरेक्टली, जिसका फायदा तालिबान को आगे मिल सकता है। साथ ही साथ हुआ क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी तालिबान को किसी भी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। उसके बाद भी तालिबान के इतने ज्यादा जो अत्याचार है या फिर जो कह सकते हैं कि आप लोग रिप्रेशन है अफगानिस्तान के लोगों पे, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही यूनाइटेड नेशन ने यह कहा था कि अफगानिस्तान तालिबान के अंडर मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री है इन द वर्ल्ड। इन सब के बावजूद भी हो क्या रहा है कि दुनिया भर की कंट्रीज, दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन लगातार हेल्प भिजवा रही हैं अफगानिस्तान में, तालिबान में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर सबके मन में बहुत आम है आना कि क्यों ये हेल्प भिजवाई जा रही है। तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोग को आगे, और इस सब के अलावा और भी बहुत कुछ हम लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले तो हुआ क्या है कि 2021 में, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, कि पावर कैप्चर कर लिया था अफगानिस्तान में तालिबान ने, जिसके बाद हुआ क्या कि यूएसए ने जो अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के एसेट पड़े थे यूएस बैंक में, उसको फ्रीज कर लिया था कि इस पैसे को हम लोग तालिबान को तो यूज करने नहीं देंगे। टोटल 7 बिलियन का ये अमाउंट था जो यूएसए ने फ्रीज कर लिया था। लेकिन फिर अफगानिस्तान के लोगों की जो हालत थी वो भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। खाने की कमी वहां पर हो रही थी, बाकी तालिबान के रूल में जो बाकी तरह की प्रॉब्लम्स थी वो तो हो ही रही थी। तो इन सब चीजों को देखते हुए यूएसए पे भी प्रेशर बनने लगा। इसीलिए फरवरी 2022 में प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक प्लान अनवील किया जिसमें इन लोग ने कहा कि हम लोग ठीक है, इस 7 बिलियन में से 3.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो हम लोग दे देंगे अफगानिस्तान के लोगों को ही, और बाकी का 3.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है उसको फ्रीज रखेंगे। अब देखो हुआ क्या कि 9/11 अटैक के बारे में आप लोग को पता होगा कि 2001 में जो यूएसए का ट्विन टावर्स था उस पे एक प्लेन लाके क्रैश कर दिया गया, जिसमें कई यूएसए के सिटीजन्स की भी जान गई थी। इस अटैक की जो जिम्मेदारी थी वो ली थी अलकायदा ने। तो तालिबान जो है इसमें डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन तालिबान पे भी इल्जाम लगा कि उसने भी इस चीज में सपोर्ट किया है। अलकायदा को, ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ सेफ हेवन प्रोवाइड किया है, और वहां से फिर इन लोगों ने ये अटैक प्लान किया है और पूरा इसको अंजाम दिया है। इसीलिए फिर यूएसए ने इस अटैक के बाद अफगानिस्तान में एंटर किया, और तभी से फिर तालिबान की जो गवर्नमेंट वहां पर थी उसको हटा दिया गया। और यूएसए में क्या सिस्टम है ना कि यूएसए में ऐसे लॉ है कि अगर यूएस के सिटीजन कोई इंपैक्ट होता है किसी टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से, उसको नुकसान होता है या फिर यूएस को नुकसान होता है, तो वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वो टेररिज्म फैलाया है उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं यूएसए के कोर्ट में। ऐसा ही हुआ भी। ये जो एसेट है इसको फ्रीज करने से पहले यूएसए के सिटीजन जिनकी फैमिलीज इंपैक्ट हुई थी 9/11 अटैक से, गए यूएसए कोर्ट में और उनने कहा था कि हमें कंपेंसेशन दिलाओ तालिबान से इस अटैक के लिए। अलकायदा का तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इन लोग का कहना था कि तालिबान भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए तालिबान से भी हम लोग को कंपेंसेशन मिलना चाहिए, और ये केस ये लोग जीत भी जाते हैं। ये सब हुआ था तालिबान के वापस टुक ओवर करने से पहले अफगानिस्तान में। तो अब हुआ क्या कि पहले तो ये सवाल था कि ये जो कंपेंसेशन है ये कैसे दिया जाएगा। डायरेक्ट तालिबान को तो कहा नहीं जाएगा कि ठीक है आप लोग ने अटैक किया यहाँ पर यूएसए में, ठीक है, लेकिन इसके बदले में कम से कम जो लोग इम्पैक्ट किए गए उनको कंपेंसेशन दे दो। तो ऐसा तो डायरेक्टली रिक्वेस्ट करेगी नहीं यूएसए की गवर्नमेंट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। तो पहले ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तो क्योंकि यूएसए ऑलरेडी इनके एसेट जो है उसको फ्रीज करके रखी थी, इसीलिए यूएस के ये जो सिटीजन जिनको असर पड़ा था इस टेररिज्म की वजह से, वो लोग दोबारा कोर्ट में गए
और उन लोग ने ये कहा कि ये जो फ्रीज किया हुआ अमाउंट है यूएस की गवर्नमेंट द्वारा तालिबान का, उससे हम लोग को पैसा दो उस कंपेंसेशन का। और यूएसए ने जब अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक का ये जो एसेट है, ये पैसा $7 बिलियन जब फ्रीज किया था, तब ये कहा था यूएसए ने कि देखो, क्योंकि अब तालिबान ही अपने ऑफिसर अपॉइंट कर रहा है अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक में, इसीलिए ये जो अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक का पैसा है ये तालिबान का ही पैसा है। तो इस बेसिस पे ये अमाउंट जो है वो फ्रीज किया गया था। लेकिन यूएसए कोर्ट ने ठीक इसका अपोजिट जजमेंट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा ऑर्डर हम लोग इसलिए नहीं दे सकते, जो गवर्नमेंट है उसको इसीलिए नहीं कह सकते कि आप लोग ने जो अमाउंट फ्रीज किया है अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक का उसको यूज करो कंपेंसेशन देने के लिए, क्योंकि ऐसा करने से होगा क्या कि एक तरीके से ये बात हो गई कि हम लोग लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि तालिबान जो है वही अफगानिस्तान का रूलर है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अभी तक किसी ने भी तालिबान को जो है वो लेजिटिमाइज नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है तालिबान की गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में। लेकिन अगर कोर्ट ये कह देता कि ठीक है, इसी पैसे से जो कि अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक का पैसा है उससे कंपेंसेशन दे दो लोगों को, तो ये एक तरीके से यही बात होती कि इसको लेजिटिमाइज किया जा रहा है। आप लोग ने वो मूवी देखी होगी जॉली एलएलबी, उसमें क्या होता है कि एक आदमी होता है जिसको ऑलरेडी मरा डिक्लेयर कर दिया गया होता है कोर्ट की तरफ से, या फिर यूं कह लीजिए कानूनी डॉक्यूमेंट में उसे मरा डिक्लेयर कर दिया गया होता है, इसीलिए कोर्ट उसको सुनने से भी मना कर देती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि उस आदमी का जो लॉयर होता है वो उसको समझा देता है कि थोड़ा बदतमीजी करना कोर्ट में, जिसके बाद आप पे एफआईआर हो जाएगी, और ऐसा ही होता भी है, उस पर एफआईआर करने को कह देता है जज, जिसके बाद वो खुश हो जाता है उल्टा कि कम से कम एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो तो मेरे नाम पे बना, जिसको इस यूज किया जा सकता है ये दिखाने के लिए कि वो जिंदा है। तो कुछ इसी तरीके की बात हो जाती इसमें भी। और इसके अलावा फिर कोर्ट ने कहा कि नो डाउट ये जो अटैक हुआ था 9/11 का, ये वन ऑफ द वर्स्ट अटैक था यूएस पे, लेकिन ये जो अटैक हुआ था ये अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनका पैसा इस्तेमाल करके नहीं हुआ था, अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के फंड को इस्तेमाल करके नहीं हुआ था। तो उनके पैसे को क्यों हम लोग डायरेक्ट करें कि ये जो पैसा है इसको एज अ कंपेंसेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। जब तक तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया जाता तब तक अफगानिस्तान और तालिबान का कोई रिलेशन नहीं है, और ऐसा ऑर्डर दे के कि इसको कंपेंसेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे हम लोग और लेजिटिमाइज ही करेंगे तालिबान को। तो ये सब आर्गुमेंट आए हैं यूएस की कोर्ट से, और इनने मना कर दिया कि ये जो $3.5 बिलियन जो है इसको भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कंपेंसेशन देने के लिए 9/11 के जो विक्टिम्स हैं उनको। और ये जो ऑर्डर है यूएस कोर्ट का, इसके बाद तालिबान बहुत ज्यादा खुश हुआ है। तालिबान ने कहा है कि नहीं, ठीक कह रहा है यूएस गवर्नमेंट, और ये जो पैसा है ये अफगानिस्तान के लोगों का पैसा है और अफगानिस्तान को लौटा देना चाहिए यूएसए को। और हम सब लोग जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। भले ही कोई गवर्नमेंट माने या ना माने, तालिबान जो है इस समय पावर में है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान की सेंट्रल बैंक के पास पैसा जाएगा तो ये पैसा जाएगा तालिबान के ही पास में। प्लस हो क्या रहा है कि तालिबान को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, साथ ही साथ उसकी जो पॉलिसीज हैं अफगानिस्तान में उसके भी सब खिलाफ है। हाल में ही यूएन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अफगानिस्तान अंडर तालिबान इज मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री इन द वर्ल्ड। रिप्रेसिव का मतलब होता है प्रोग्रेसिव का जो उल्टा होता है उसको कहते हैं रिप्रेसिव। तो अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा रिप्रेसिव कंट्री कहा है वुमेन्स के लिए यूएन ने। दरअसल हुआ क्या है ना, हाल में ही अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान ने वुमेन्स को कॉलेज जाने के लिए और यहाँ तक कि स्कूल भी अप टू लिमिट के बाद जाने के लिए मना कर दिया है। ऐसे ऑर्डर पास कर दिया है कि कोई भी गर्ल या फिर कोई भी वुमेन जो है वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती, हायर एजुकेशन का तो भूल ही जाओ। और फिर साथ ही साथ हाल में ही ये ऑर्डर आया है कि जितने भी डाइवोर्स्ड वुमेन है अफगानिस्तान में वो वापस लौटे अपने पतियों के पास, भले ही उनका हस्बैंड कितना भी ज्यादा अब्यूसिव हो, कितना भी मारपीट करता हो उनके साथ, कितना भी टॉर्चर करता हो, लेकिन ये जो डाइवोर्स हो चुके हैं इसको ये अब मान्य नहीं है, ये लीगल नहीं है, ऐसा कह दिया तालिबान ने। तो इस तरीके के जो एक्शन है तालिबान द्वारा वो लिए जा रहे हैं। उसके अलावा हाल में ही एक वुमेन ने अफगानिस्तान में सुसाइड कर लिया था। क्यों? क्योंकि उसको ऑर्डर दिया गया था कि स्टोन करना, यानी कि होता क्या है कि इस तरीके से सजा दी जाती है किसी औरत को या किसी आदमी को, बांध के उस पर लगातार पत्थर मारा जाता है और ऐसा करते करते उसको मार दिया जाता है। और इस औरत को इसलिए ये सजा सुनाई गई थी क्योंकि ये किसी लड़के के साथ भाग गई थी। और ये सब हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है अफगानिस्तान में, एटलीस्ट तालिबान के तो रूल में बिल्कुल भी इस चीज को अलाउ नहीं किया जा सकता। तो ये सब सिचुएशन है। बहुत सी कंट्री जो है वो पसंद नहीं कर रही तालिबान को, लेकिन उसके बाद भी इनको लगातार हेल्प करनी पड़ रही है बाकी सब कंट्रीज की। हाल में ही जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो इंडिया के साथ मिलकर 20,000 मेट्रिक टन जो गेहूं है वो पहुंचाएगा अफगानिस्तान में। ये जो गेहूं है हालांकि देगा इंडिया ही, लेकिन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसके अंदर ये जो सारा ट्रांसफर है वो होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में आप लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के अंदर में, और 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम में। तो इस तरीके से बाकी भी कंट्री जो जो हेल्प पहुंचा सकती हैं वो पहुंचा रही हैं। तो यहाँ आपके मन में हो सकता है ये सवाल आए कि ऐसा क्या है कि अफगानिस्तान
अफगानिस्तान की या फिर तालिबान की हेल्प करनी पड़ रही है बाकी सब गवर्नमेंट को, ये सब बर्दाश्त करते हुए भी। तो देखो इसके कई रीजन है। एक तो जैसा कि आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि जो बाकी कंट्रीज है ये तालिबान को और अफगानिस्तान को एक ही सिंगल यूनिट नहीं मानना चाहती, यानी तालिबान को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहती अफगानिस्तान में अभी तक। इसीलिए ये कहती है कि हम लोग अफगानिस्तानियों की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तानियों की इसमें कुछ भी गलती नहीं है, तो उनको क्यों हम लोग इससे बुरे हाल में छोड़ दें। इसके अलावा इस रीजन में हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब हालत है, एक तरीके से डिस्टेबलाइज ही होता जा रहा है या फिर हो चुका है, ऐसा भी कहा जा सकता है पाकिस्तान। ना अगर अफगानिस्तान में भी यही ऐसा ही हो जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर खड़ा हो जाए, सोशल क्राइसिस खड़ा हो जाए, जो लोग जो है वो अपने खाने तक का इंतजाम ना कर पाए, तो इसके बाद होगा क्या, ऐसे सिचुएशन में ब्रीड करता है क्राइम, टेररिज्म और बाकी सब नॉन सोशल एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ने लगती है। ऐसे टाइम में हो सकता है यहाँ के बाकी लोग जो है वो भी हथियार उठा लें, या फिर इस्लामिक स्टेट के बारे में आप लोग को पता होगा, इस ISKP के बारे में आप लोग जानते होंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाई है पूरा ISKP के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस, जो कहता है कि ये पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यहाँ तक कि इंडिया भी पार्ट है इस्लामिक स्टेट के ही खोरासान प्रोविंस का। तो अफगानिस्तान में जब दूसरी पावर कमजोर होगी, जब पावर का वैक्यूम क्रिएट होगा, तो इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान जो है वो पावर कैप्चर करने लगेगा, और वो जो है वो और फिर खतरा पोज कर सकता है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, या फिर पूरे रीजन के लिए ही, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि फिर वो वहां तक थोड़ी ना रुकेगा, फिर वो नजर डालेगा पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान में फिर के बाद फिर नजर होगी अब इंडिया पे। और इंडिया में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि केरला से कई ऐसी न्यूज आती है कि लोग जा जाके रिक्रूट हुए हैं इस्लामिक स्टेट में। इसके अलावा प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि अगर कोई हेल्प नहीं करे तो अफगानिस्तान भी बाकी कंट्रीज की तरह डिपेंडेंट हो सकता है पूरी तरीके से चाइना पे। बहुत सी कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनके बुरे टाइम का इस्तेमाल करते हुए चाइना ने अपने आप पे डिपेंडेंट बना लिया उन लोगों को, और एक तरीके से वो बस चाइना की सैटेलाइट स्टेट बन के रह गई हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इन सारे ही केस में असर जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं होगा, बल्कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो होगा वो सेंट्रल एशिया में भी होगा, इंडिया में भी होगा, बाकी आसपास के एरिया में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो मिलकर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना चुकी हैं अफगानिस्तान के सॉल्यूशन के लिए। और इसकी पहली मीटिंग जो है ये भी अभी हाल में ही न्यू दिल्ली में हुई थी, और इसी मीटिंग में इंडिया ने ये जो 20,000 मेट्रिक टन का कंसाइनमेंट अफगानिस्तान में भेजने की जो बात है वो की थी। ओके, तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके अलावा मैं यहाँ आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए खींच के लेके जाना चाहता हूँ अफ्रीका में। अफगानिस्तान में तो जो हुआ वो हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी उसने पावर कैप्चर कर लिया ना। अब किसकी गलती से ये हुआ या किसकी गलती से नहीं हुआ, ये सब डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। यह ऐसा ही सेम हो रहा है नाइजीरिया में। नाइजीरिया में बोको हराम आप लोग बार बार सुनते होंगे नाम, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफी ज्यादा पावर गेन कर चुकी है। अब यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक नया स्कीम निकाला है, सुलू स्कीम, जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस बोको हराम को पैसिफाई करने के लिए इसके जो मिलिटेंट्स थे उनको गवर्नमेंट ने दावा किया है कि हम लोग आप लोग को स्टाइपेंड देंगे हर महीने आप लोग को पैसा दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको जो नेशनल आर्मी है उसमें रिक्रूट किया जाएगा। तो एक झटके से जो ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती थी, जो इसके मिलिटेंट टेररिस्ट कहलाते थे, उसको सिस्टम का पार्ट बना दिया जा रहा है। और इसके बहुत ज्यादा खिलाफ है नाइजीरिया के लोग भी, जो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारे लोगों की हत्या की है, हमारे लोगों को मारा है, उनके हाथ में अब हम लोग देश की रखवाली कैसे दे सकते हैं। साथ ही साथ बाकी भी एक्सपर्ट जो है वो इसी सब रीजन की वजह से ये कह रहे हैं कि नाइजीरिया जो है ये भी कल को हम लोग देखेंगे एक नया अफगानिस्तान बन जाएगा। जैसे कि तालिबान ने वहां पावर कैप्चर कर ली, वैसे ही बोको हराम भी जो है यहाँ पर पावर कैप्चर कर लेगा। क्योंकि टेररिस्ट जो होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इनको फोर्स से हराने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। ये लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग इनको थोड़ा लालच दोगे तो इनका जो मेन उद्देश्य है उससे हट जाएंगे। इनका काम होता है केवल पावर कैप्चर करना, चाहे वो कहीं से भी आ रही हो। अल्टीमेट इनका जो गोल है वही ये लोग करेंगे, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का कहना है। तो ये आज के टाइम में जो सिचुएशन है वो ऐसी ही देखने को मिल रही है कि धीरे धीरे नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो मेन स्ट्रीम एक्टर बनते जा रहे हैं। इसको भी डील करने के लिए एक ग्लोबल एक्शन की जरूरत है, ताकि ऐसी सिचुएशन बाकी जगह पे क्रिएट ना हो। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यहाँ पर करूंगा मैं खत्म। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक।